अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको मालूम है, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है लेट्स डिस्कस प्रेगनेंसी। हमारे पास बीच में पीछे बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि जी फास्टिंग में तो आपने बताया है प्रेगनेंसी के हवाले से, इसी हवाले से आप प्रेगनेंसी को डिटेल में डिस्कस करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर एंड हाउ व्हाट इज प्रेगनेंसी। तो इसी हवाले से आज हमारे इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे आज प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना एडी मेमन। She is in charge and HOD of Gynae Unit 2, Pumps Nawabshah. She is an MBBS, FCPS consultant, obs and gynae doctor. Welcome you on board on behalf of Genex Pharma, madam. और बहुत शुक्रिया आपने अपने इस मसरूफ वक्त में से करंट ओपीडी परफॉर्म करते हुए आपने हमें जो है वक्त दिया इसी वाले से। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि जस्ट इन्फॉर्म अस रिगार्डिंग आवर टॉपिक, लेट्स डिस्कस प्रेगनेंसी। तो ओवर टू यू मैडम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जुबैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही निहायती इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन स्टार्ट किया है। डॉक्टर जुबैर ने मुझे कहा था कि थोड़ा सा बोलना है इस पे। बोल तो थोड़ा भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी सकते हैं, और लेकिन इतना कम अज़ कम हम बोलें कि जितनी इंफॉर्मेशन हमारी हजम हो सके लोगों तक। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि व्हाट इज द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी है क्या? क्या है प्रेगनेंसी, या हामला औरत कैसे होती है, क्या है? मैं ये कहूँगी कि ये जिंदगी का एक एस्पेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट है, जिसमें औरत ट्रांजिशन है, एक लाइफ की ट्रांजिशन है, लाइफ की टू द रिप्रोडक्शन। यानी एक तख्लीक जो होती है कि औरत एक तख्लीक करने जा रही है। तो ये औरत का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम पीरियड होता है, जिसमें एक बच्चा या हमल ठहरता है औरत के यूट्रस में। अच्छा, ये कैसे कंफर्म होता है कि ये प्रेगनेंसी है? तो सबसे पहले जो हम जनरली कहें कि ये जो साइन होती है कि मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। अब मेंसेस आना बंद हो जाते हैं और उसी के साथ कुछ और सिम्टम्स होते हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टियाँ शुरू हो जाना, कमज़ोरी, फटीग, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये निशानियाँ हैं जो इंडिकेट करती हैं कि औरत हामला हो गई है, वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसको कंफर्म करना चाहिए। अब वो कंफर्म किस तरह से होगा? 2-3 टेस्ट होते हैं जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। जैसे यूरिन फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट, एक स्ट्रिप्स आती हैं। ज़्यादातर आजकल औरतें पढ़ी लिखी हैं और अवेयर हैं, और सोशल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो औरतें आती हैं, वो प्रेगनेंसी टेस्ट इस स्ट्रिप से करके आती हैं कि हमारी ये 2 लाइनें आ गई हैं इसमें, और ये इसका मतलब आप हमें बताएँ, तो वो पॉज़िटिव होती है, बल्कि उनको पता होता है कि ये पॉज़िटिव की निशानी है। उसके बाद क्या होता है कि इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ये किट्स हैं, इसमें तो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉज़िटिव भी टेस्ट हो सकते हैं ना। इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए हम एक ब्लड का टेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं कि बीटा एचसीजी, सीरम बीटा एचसीजी। और वो बहुत ही निहायत ही कंफर्मेटरी टेस्ट है, और नॉर्मल जो लेवल होती है लेस देन 0.5 या 0.1 होती है, अगर ये उससे बढ़ गई है तो उस हिसाब से हम वीक्स के हिसाब से बढ़ती जाती है ना। तो इसमें हमें बिल्कुल कंफर्मेटरी आ जाता है कि पेशेंट जो है, वो औरत जो है हामला हो गई है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है कि अल्ट्रासाउंड पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। लेकिन बिल्कुल अर्लियर में अल्ट्रासाउंड भी इतना इंफॉर्मेटिव नहीं होता। अल्ट्रासाउंड पे जो आपको सही फाइंडिंग्स मिलेंगी 6 to 8 वीक्स के बाद, जैसे कार्डियक एक्टिविटी आ गई, उसका पोल आ गया, एम्ब्रियो आ गया, ये सब चीजें जो हैं वो अल्ट्रासाउंड में आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कंफर्मेटरी, अगर आप कहें तो मैं कहूंगी कि दिस बीटा एचसीजी इज अ वेरी कंफर्मेटरी। और अगर आप ये 6 हफ्ते हो गए हैं हमल को, तो फिर अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी कंफर्मेटरी। और हम रिकमेंड भी करते हैं कि 6 से 10 हफ्ते में एक अल्ट्रासाउंड औरत का होना चाहिए, और वो इस हिसाब से होना चाहिए कि एक तो कंफर्मेटरी ऑफ द प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट जो बात है कि लोकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, की वेदर के ये प्रेगनेंसी अपनी सही जगह पे है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी जो प्रेगनेंसी
नॉट नेसेसरी कि वो यूट्रस में ही हो, कभी ट्यूब में भी हो सकती है, ओवरी में भी हो सकती है, यूट्रस के लोअर पार्ट जिसको सर्विक्स कहते हैं उसमें भी हो सकती है, और कभी कभी ये ट्यूब से जाके एब्डोमिनल कैविटी में भी चली जाती है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक और प्रेगनेंसी होती है जो जिसको कहते हैं मोलार प्रेगनेंसी। वो एक्चुअली होती तो इसी तरह से है जैसे जो जोरोसिम्स होते हैं, जिसको हम स्पर्म और ओवम कहते हैं, फीमेल में ओवम्स होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन से होती है, लेकिन वो फिर उसमें फीटस नहीं बनता। वो एक ट्यूमर की कंडीशन होती है जिसको हम गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर कहते हैं। तो उसमें भी इसी तरह से एमेनोरिया होगा, यानी मेंसेस का बंद हो जाना। यही जो सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते हैं वो एग्जैजरेटेड होंगे, बहुत ज्यादा वोमिटिंग होगी, बहुत ज्यादा फटीग होगा, जो औरत होगी एकदम से बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाएगी, और बाकी जितने भी सिम्टम हैं जिसको हम कहें कि वो एग्जैजरेटेड हो जाते हैं, तो उसको हम मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसी वजह से दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट है कि एक तो बीटा एचसीजी हमें ये इन्फॉर्म करेगी कि ये प्रेगनेंसी है पॉजिटिव। अब जो मोलार प्रेगनेंसी होगी उसमें बीटा एचसीजी का जो है शार्प राइज होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से हम इसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड को रिलेट करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड ट्राइज करता है उसको बीटा एचसीजी को कि प्रेगनेंसी है, यूट्रस में है, कितने नंबर हैं, सिंगल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रेगनेंसी वायबल है, यानी हार्ट बीट आ गई है कि नहीं आ गई है, और लोकेशन प्रेगनेंसी की कहीं एक्टोपिक तो नहीं है, तो हम उसी हिसाब से फिर मैनेजमेंट प्लान करते हैं। अब देखें कि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, और इस फिजियोलॉजिकल चेंज को उसी तरह से अडॉप्ट भी करना चाहिए। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो हमें समझनी चाहिए कि प्रेगनेंसी कब होनी चाहिए। टीन एज प्रेगनेंसी, एज रिलेटेड प्रेगनेंसी, अब देखें बिल्कुल टीन एज में प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी 18 ईयर्स के से पहले लड़कियों को नहीं, या फिर बहुत ही ओवर एज लाइक मोर देन 40 ईयर्स ऑफ द एज। ये जो दोनों एज हैं, अब देखिए टीन एज के में इस वजह से हम अवॉइड करते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि उस एज में अभी उसकी बॉडी उस हिसाब से तैयारी नहीं होती कि वो अडॉप्ट करे द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी। जो नॉर्मल चेंजेस प्रेगनेंसी में हो रही होती हैं वो उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाती, अभी उसकी बोन डेवलप नहीं होती, अभी उसका इतना जिस्म का इम्यून सिस्टम नहीं डेवलप हुआ होता है। तो इसी हिसाब से वो प्रेगनेंसी यूजुअली या तो फेल हो जाती है या कॉम्प्लिकेशंस के नजर हो जाती है। इसी तरह से मोर देन 40 ईयर्स ऑफ द एज में एक तो दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि क्वालिटी ऑफ एग्स जो है वो मैक्सिमली आप देखें 20s में बेहतर क्वालिटीज एग्स की होती है। तो उसमें जो रिस्क होता है कंजेनाइटल एनोमलीज का, जिसको हम कहें कि पैदा होते ही नुक्स जो होते हैं, पैदाइशी नुक्स जो होते हैं, वो इस एज में 20s में कम होते हैं, लेकिन 35 ईयर्स के बाद बढ़ जाते हैं। तो हम एडवाइस करते हैं फीमेल्स को कि अगर उनको अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है या प्रेगनेंसीज करनी है तो 20 से 35 साल की उम्र के बीच में अपनी फैमिली कंप्लीट कर ले, क्योंकि 35 के बाद फिर ये जो डाउन सिंड्रोम और अदर एनोमलीज, डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा जिसमें छोटा सा सर होता है बच्चे का और मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, ज़हनी तौर पे भी बच्चे महफूज होते हैं। तो इस किस्म के बच्चे नहीं होने चाहिए। तो औरत को अगर प्रेगनेंसी करनी है तो इट्स बिटवीन द 20 और 20 to 35 years of the age is the best age for the। अच्छा, और दूसरी बात जो 40 इयर्स के बाद होती है दैट इज द कोमॉर्बिडिटीज। अब उम्र के साथ और भी बीमारियां जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, जैसे ब्लड प्रेशर है, और इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो औरतों में बहुत ज्यादा हड्डियों का कमजोर हो जाना, और फिर इतना बॉडी में रिजर्व भी नहीं रहता कि वो सस्टेन कर सके एक और जो जिंदगी उनके अंदर पल रही होती है उसकी रिक्वायरमेंट को। तो द बेस्ट एज इज बिटवीन द 20 to 35 ईयर्स ऑफ द एज। औरत को अगर करना चाहिए तो इस एज में करनी चाहिए। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि कुछ चेंजेस जो प्रेगनेंसी के साथ होती हैं कि क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे होते हैं,
प्लेसेंटा बन रहा है तो प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो मूड का चेंज होना, यानी कभी तो बहुत ही प्लेजेंट मूड होगा, कभी अपसेट होंगी, कभी सैड होंगी, कभी, एंड दिस इज अ नॉर्मल, ये भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। तो इसको जो घर वालों को भी इसी तरह से हैंडल करना चाहिए कि दिस इज बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस व्हिच अकर इन द प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। तो ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो औरत को भी उसी तरह से लेना चाहिए, या उसके घर वालों या उसके हस्बैंड को या पार्टनर को उसी तरह से उसको डील करना चाहिए। अच्छा, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी में? अब कुछ चेंजेस हैं जो नॉर्मल होती हैं, कुछ चेंजेस जो होती हैं वो एबनॉर्मल होती हैं, तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होती हैं और उसमें डॉक्टर्स के लिए रुजू करना चाहिए। अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे कि औरतों के स्किन की मेलेस्मा, कोलेस्मा, चेहरे पे निशानात हो जाते हैं, तो दिस इज नॉर्मल। और एब्डोमेन में भी देखेंगे आपके स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि जैसे जैसे मतलब एब्डोमेन की साइज बढ़ती है, यूट्रस की साइज बढ़ती है, तो स्ट्रेचिंग होती है स्किन के इलास्टिक टिश्यूज में, तो वो उसकी वजह से मार्क्स बन जाते हैं। और मेलेस्मा और कोलेस्मा इस वजह से होता है कि मेलानिन की जो एक पिगमेंट होती है, वो उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, तो इस वजह से चेहरे पे निशानात हो जाते हैं, और आंखों के नीचे या चेहरे पे या चिन पे औरतों के निशानात होते हैं, जिसकी वजह से औरतें ज्यादा परेशान होती हैं। और दूसरा होता है फ्रेकल्स और एक्नीस, ऑयली स्किन हो जाती है, एक्नीस हो जाती हैं, तो वो भी एंड्रोजन की वजह से होती है, क्योंकि ये भी हार्मोनल चेंजेस है। तो मेक श्योर के औरतों को काउंसलिंग करनी चाहिए इस हिसाब से कि ये चीजें क्योंकि प्रेगनेंसी में हो रही है, ये इंशाल्लाह जैसे ही प्रेगनेंसी सबसाइड होगी, डिलीवरी होगी, उसके बाद ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिवर्स होंगी, तो ये भी फेड आउट हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। और फिर उनके लिए बहुत सारी जो स्किन की हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे भी रुजू कर सकते हैं कि ये इसके फेडिंग के लिए कोई क्रीम्स होती हैं जिससे ये फेड आउट, ज्यादातर ये खुद ब खुद हो जाती हैं आफ्टर द प्रेगनेंसी। और जो चेंजेस होती, हाँ, अच्छा मैडम, ये जो अलामतें आपने बताई हैं कि स्किन के ऊपर जो है वो पिगमेंटेशन हो जाती है, ये स्किन जो है वो अक्सर जगह पे ब्लैक हो जाती है, कुछ खवातीन की हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेवलपमेंट हो रही होती है, तो क्या जैसे ये सब चीज़ें ज़्यादातर चली जाती हैं प्रेगनेंसी के बाद ऑटोमेटिकली, या मोस्टली इसके लिए हमें कंसल्ट मोस्टली करना पड़ता है? मोस्टली मोस्टली ये सबसाइड हो जाती है, कभी कभी कुछ परसेंट में, 10% में, 10% फीमेल्स में ये रह जाती हैं, तो इसकी वजह से फिर द फीमेल्स को कंसर्न करना चाहिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ना। वो बैकग्राउंड रिस्क भी होता है किसी का, कोई उसके इंटरनल मेलानिन ज्यादा होती है, कुछ औरतों में देखें ना वैसे भी अगर नहीं प्रेग्नेंट होती तो भी पिगमेंटेशन, तो ये इनहेरिटेंट कोई रिस्क होता है जिसकी वजह, कुछ लोगों में देखिए इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, तो ये इनहेरिटेंट रिस्क भी होते हैं कि कुछ पॉपुलेशन में, कुछ फीमेल पॉपुलेशन में, तो इसमें ज्यादातर ये सबसाइड हो जाती है आफ्टर द प्रेगनेंसी। और उसके बाद जो है थोड़ा सा वेट गेन, हाँ वेट गेन जो होता है प्रेगनेंसी में वो नॉर्मल है। हम कहते हैं कि टोटल जो वेट गेन होना चाहिए, दिस डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल वेट गेन ऑफ द फीमेल, बॉडी मास इंडेक्स जो होगी, अगर उसका वेट गेन कम है, अपना ओरिजिनल वेट जैसे बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है, तो उसको 12.5 केजी से ज्यादा भले वेट गेन करना चाहिए। लेकिन अगर एवरेज जो बॉडी मास इंडेक्स ये है कि हाइट को और वेट को कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो हम उसी के हिसाब से, आप वैसे समझ लें सीधे सीधे सिंपल अल्फाज में कि एवरेज औरत को जो वजन अपना गेन करना चाहिए प्रेगनेंसी में वो 12.5 केजी यानी 12.5 केजी करना चाहिए। अब जो उसमें सबसे ज्यादा वेट गेन होता है लास्ट 2 ट्राइमेस्टर में होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है वो 1.6 केजी होता है सिर्फ। वो इस वजह से कि औरत खा पी नहीं सकती और अभी तो बच्चा, अच्छा वेट गेन जो होता है, ये वेट गेन सिर्फ उसका अपना नहीं होता, इसमें जो यूट्रस की साइज बढ़ती है, जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, जो फेट डिपॉजिट होती है, वो जो बच्चा पल रहा होता है वो, तो बाकी जितनी भी चेंजेस इंक्रीज होती हैं, जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की साइज इंक्रीज होती है, ये उसका वेट होता है, सिर्फ फैट डिपोजिशन नहीं होती।
तो इस वजह से पेशेंट को भी थोड़ा सा इस हिसाब से होना चाहिए। कुछ पेशेंट बहुत ही औरतें जो होती हैं वो बहुत ही, मुझे पेशेंट यहाँ नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये पेशेंट नहीं होती, औरतें जो हामला औरतें होती हैं बहुत ही कॉन्शियस, वेट कॉन्शियस होती हैं कि हमारा वेट तो ज्यादा बढ़ नहीं रहा, तो इतना भी वो नहीं करना चाहिए कि कम से कम जो रिक्वायर्ड वेट है वो उसका बढ़ना चाहिए, यानी 12.5 kg उनका बढ़ना चाहिए एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर। अब ये है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1.6, वो इस वजह से कि औरतों को बहुत ज्यादा वो नहीं हो रही होती हैं, इतनी साइज इतनी बड़ी नहीं होती, तो इस वजह से वेट था। फिर जो वेट बढ़ना चाहिए वो 0.45 kg पर वीक के हिसाब से होना चाहिए, जो कैलकुलेट अगर करें तो 0.45 kg आफ्टर द सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद वो इतना वेट बढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो कुछ औरतों में इनिशियली बहुत ज्यादा, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ये भी एक फिजियोलॉजिकल चेंज है और ये आफ्टर जो लैक्टेशन है ये भी सबसाइड हो जाती हैं और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। बाकी चेंजेस जो होती हैं, यानी थोड़ी सी ब्रेस्ट की चेंजेस होती हैं, पिगमेंटेशन अराउंड द ब्रेस्ट होती है, एक्सिलरी एंड प्यूबिक एरियाज में पिगमेंटेशन होती हैं, तो दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल एंड दे यूजुअली सबसाइड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। उसके बाद क्या है कि क्या केयर क्या करना चाहिए हमें प्रेगनेंसी में। अब देखें कि जैसे ही एज सुन एज द पेशेंट गेट प्रेग्नेंट, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम प्रेगनेंसी को फिजियोलॉजिकल ही समझें, लेकिन कुछ बातें बहुत ही जरूरी हैं कि आप जैसे ये भी ना हो कि आपने समझा कि ये फिजियोलॉजी है और हमें दिखाने की जरूरत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों डॉक्टर के पास जाएं, ये सही कंसेप्ट नहीं है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो या आपने अपने पीरियड मिस किए हों, तो फर्स्ट जो आपका होगा विजिट डॉक्टर के पास होगा। फिर वो आपकी मिडवाइफ भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिडवाइफरी सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं है, बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा मिडवाइफरी सिस्टम है, तो वो फर्स्ट इनकाउंटर मिडवाइफ से ही होता है। लेकिन आप देखें कि आपके हिसाब से जो अवेलेबल डॉक्टर आपके पास हो, जो नजदीक डॉक्टर हो, उसके पास आप चले जाएं, आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं जो हम लोग करवाते हैं, जिसको बेसलाइन रिपोर्ट्स कहते हैं, जिसमें खून की कमी का देखना, खून में जो हमारे व्हाइट सेल्स हैं, रेड सेल्स हैं, प्लेटिलेट्स हैं, ये कितने हैं उनका देखना, फिर शुगर नॉर्मल है या बढ़ी हुई है, और उसके बाद यूरिन का एक रिपोर्ट होती है जिसमें हम देखते हैं कि कहीं पेशाब में शुगर तो नहीं आ रही, चर्बी तो नहीं आ रही, इन्फेक्शन तो नहीं है, ये चीज देखते हैं। उसके बाद हम वायरल स्क्रीन, क्योंकि हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी सी बहुत ज्यादा और आजकल तो HIV भी बहुत ज्यादा कॉमन है, तो हमारी एंटीनेटल में ये रिकमेंडेशन आ गई है कि हम HIV भी करवाएं, तो ये वायरल स्क्रीनिंग करवाते हैं हम, हेपेटाइटिस बी है, सी है, और ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है और उसका टाइप के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो ज्यादा फिक्र की बात नहीं होती, नेगेटिव होता है तो हम हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप करवाते हैं, अगर हस्बैंड भी नेगेटिव है तो फिर तो कोई फिक्र की बात नहीं है कि बच्चे सबके सब नेगेटिव होंगे। अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो फिर हमें ये एक टेस्ट करवाना पड़ता है कि कुम्स टेस्ट उसको कहते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि कहीं उस मदर की सेंसिटाइजेशन तो नहीं हुई हुई है, और उसके हिसाब से फिर हम उसको ट्रीट करते हैं कि एंटीनेटली उसको एंटीबॉडीज होती हैं, वो इंजेक्शन एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगता है, फिर 28 वीक्स पे, फिर 34 वीक्स पे, फिर आफ्टर द डिलीवरी। लेकिन अगर कोई इतना अफोर्डिंग नहीं है तो सिर्फ डिलीवरी के बाद भी उसको लगाया जा सकता है। ये प्रोफाइलेक्टिक है टू प्रिवेंट द effect of this blood group mismatching to the next baby। अच्छा, उसके बाद कुछ जो एडवाइजेस हैं जो हम देते हैं, बहुत सी औरतें, बल्कि औरतों के साथ जो उनकी मदर्स आती हैं वो बहुत एंशियस होती हैं कि हमें हमारी बच्ची को कितना क्या केयर करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो रिलेटेड टू द केयर, डाइट के हिसाब से, एक्सरसाइज से, वर्किंग वूमेन है कि नहीं है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज कितनी करनी चाहिए,
सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो डाइट के हिसाब से अगर हम कहें तो डाइट बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, that is the rich in the carbohydrate, rich in the proteins, rich in the vitamins, विटामिन खास तौर से विटामिन सी, और विटामिन सी बहुत ज्यादा, कैल्शियम, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट है। हम कहते हैं कि भाई जो डाइट है ना उसको डिवाइड इस तरह से करते हैं कि भाई 50% डाइट का जो हिस्सा हो वो कार्बोहाइड्रेट हो, 30% फैट हो, 30% प्रोटीन हो और विटामिन। अब देखिए ये हमें कैसे मिलेगा, कहाँ से, अब ये तो किसी एक ले पर्सन को पता नहीं चलेगा ना। तो बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि सब्जियां, ताजी सब्जियां खाएं जिसमें आपको विटामिन भी मिलेंगी, कैल्शियम भी मिलेगी, आयरन भी मिलेगी, फ्रेश फ्रूट्स ले लें। और लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनको अच्छी तरह से धो के, इनको अच्छी तरह से धो के और कुक करके और खाया जाए। प्रोटीन्स में गोश्त ले सकती हैं, अंडा ले सकती हैं, चिकन ले सकती हैं, मीट जैसे बीफ है, मीट है। अब डिपेंड करता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे, नॉट नेसेसरी कि सब इतने ही अफोर्डिंग हो कि वो बहुत ज्यादा मतलब हाई फाई डाइट लें। तो उनके लिए तो बहुत ही ये आसान है कि भाई आप सब्जियां लें, सब्जियों में भी सब कुछ है। हफ्ते में एक मरतबा गोश्त ले सकती हैं, अंडा ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं। ठीक है, दूध में बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकती हैं। कहना ये अवॉइड क्या करना है कि जैसे जंक फूड्स हैं वो नहीं लेने, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेने हैं, तली हुई चीजें, हाई फैट डाइट नहीं लेनी है, हल्का फुल्का लेना है जैसे जिसमें बहुत ही कम मिर्चें हों और कम ऑयल वाली चीजें जो वो लेंगी तो वो हजम जब, क्योंकि जो उनके हाजमा होता है प्रेग्नेंट लेडी का वो जरा जो आम औरत होती है उससे डिले होता है, यानी फूड जो है वो बहुत ज्यादा देर तक स्टमक में रहता है जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन इम्पेयर्ड होती है। तो उनको ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो जल्दी से हजम हो जाए। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खास तौर पे वोमिटिंग होती है बहुत ज्यादा, तो औरतें ले नहीं पाती, तो हम एडवाइस करते हैं उनको कि छोटे छोटे मील्स के पोर्शंस कर लें, यानी कभी एक सेब ले लिया, कोई क्रैकर्स ले लिए, नमकीन बिस्किट ले लिए, कोई फ्रूट ले लिया, कोई जूस का एक गिलास ले लिया, तो 2-2 3-3 घंटे के बाद थोड़ा-थोड़ा वो लेंगी। एम्प्टी स्टमक से या खाली पेट पे उसको वोमिटिंग और ज्यादा होगी। तो इट्स बेटर टू टेक अ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, छोटे-छोटे मील्स लें और वो पूरे दिन में चाहे 10 हो, चाहे 8 हो, वो ले सकती हैं। अगर वो होल मील 3 मील्स नहीं ले सकती। अच्छा, कैल्शियम का क्या है कि कैल्शियम अगर वो ले सकती हैं, दही में बहुत ज्यादा कैल्शियम है, 1000 तक कैल्शियम उसको लेनी चाहिए, मतलब डेली। वो दूध का एक गिलास भी हो सकता है, अंडे में भी कैल्शियम है, दही में भी कैल्शियम है, तो जिस फॉर्म में उसको अच्छा लगे वो उस फॉर्म में ले सकती है। अच्छा, गोश्त का ये है कि मटन है, बीफ है, दोनों ले सकती हैं। अगर वो कहें कि भाई हम अच्छा नहीं लगता, कुछ डिफरेंट फॉर्म में उसके कबाब बना ले, कोई किसी तरह से स्नैक्सेस बना ले उसके, वो शी कैन टेक दैट। फोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड क्या है कि वो जो ऑर्गेनोजेनेसिस यानी जो बनावट होती है बच्चे की, बनावट में बहुत ज्यादा खास तौर पे जो दिमाग की बनावट होती है ना उसके फॉर्मेशन के लिए फोलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड किसी भी मल्टीविटामिन में हो या आइसोलेटेड एज अ फोलिक एसिड की टेबलेट्स आती हैं, बहुत ही सस्ती होती हैं और 5 रुपए की शायद एक टेबलेट होती है। वो बेहतर तो ये है ये प्रेगनेंसी से पहले लें, लेकिन अगर प्रेगनेंसी से पहले नहीं ले सकती तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम से कम लेनी चाहिए। वो आम मल्टीविटामिन जो होती है उसी में भी होती है या अलग से भी मिलती है। ठीक है, तो वो फोलिक एसिड और फिर आयरन, आयरन का डिपेंड करता है कि अगर फीमेल की उस और हामला औरत की हीमोग्लोबिन 11 है, हम जो WHO की रिकमेंडेशन है कि 10.9 यानी 11 ग्राम से अगर उसकी हीमोग्लोबिन आ जाती है तो उसको आयरन लेने की जरूरत नहीं है, वो बस अपनी डाइट को सही रखे। लेकिन अगर उससे कम है तो फिर उसको वो ओरल भी ले सकती है, डिपेंड करता है कि वो टॉलरेट कितना कर सकती है और डिपेंड करता है कि उसकी हीमोग्लोबिन कितनी है और कितना हमारा एम ये होता है कि जब डिलीवरी हो उस वक्त इसकी हीमोग्लोबिन 11 ग्राम होनी चाहिए। यानी कोई भी औरत WHO की रिकमेंडेशन है कि कोई भी औरत
लेबर में तब तक एंटर नहीं होगी जब तक उसकी हीमोग्लोबिन 10.9 होनी चाहिए ग्राम्स। तो यानी 10.9 मीन्स 11 होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि हम इस तरह से करते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर उसकी कम है तो ओरल आयरन पे और डाइटरी एडवाइजेस जो है वो हम बताते हैं उसको। अगर नियरनेस टू द डिलीवरी है, बिल्कुल डिलीवरी के है, तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, या फिर बीच का जो पोर्शन होता है उसमें फिर हम पेरेंटल आयरन देते हैं, यानी आईवी आयरन देते हैं या इंट्रामस्कुलर आयरन देते हैं। अच्छा, वो उसका भी टाइम है कि उस आयरन में भी 3 हफ्ते लगते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को रेज करने के लिए। तो हमें उसी हिसाब से डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि इसकी डिलीवरी कब होगी, डिलीवरी के टाइम पे इतनी पहुंच पाएगी हीमोग्लोबिन पेरेंटल आयरन से, या फिर हमें ब्लड देना चाहिए। अच्छा, रिगार्डिंग द एक्सरसाइज और हाउस होल्ड एक्टिविटीज और जो काम में जो प्रोफेशनल्स औरतें होती हैं, हम एडवाइस करते हैं उन औरतों को कि जो रेडिएशंस में काम करती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, तो अवॉइड द केमिकल इंडस्ट्रीज, एक्सपोजर टू द केमिकल इंडस्ट्रीज, एक्सपोजर टू द रेडिएशन। जहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन हो रही होती है तो प्रेग्नेंट फीमेल को वहां पे नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि उनके टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं, बच्चे में नुक्स हो जाते हैं उन रेडिएशन की वजह से, उन केमिकल्स की वजह से। हाँ, अलबत्ता काम का जहाँ तक ताल्लुक है कि घर का काम या दूसरी कोई एक्टिविटीज जो है, तो उसमें ये है कि इतना काम करना चाहिए जिसमें थकावट महसूस ना हो। अगर औरत पूरा दिन काम करेगी तो वो बहुत ज्यादा थक जाएगी, तो इतना काम कर सके जितना वो कर पाती है, इतना काम कर सकती है। लेकिन बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि वो छुई मुई होके वो बिस्तर पे बैठ जाए ना। और कुछ औरतें तो ये है कि हमें डॉक्टर ने कहा है कि बेड रेस्ट करना है और वो उठेंगी ही नहीं। वो ससुराल में मतलब ये लेबल लग जाएगा कि अब प्रेगनेंसी है, और माँ उसको लेके जाएगी कि भाई डॉक्टर ने कहा है कि बेड रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है, वो पाँव भी नहीं उतारेगी, गिलास भी पानी का हस्बैंड या साइज की बात मैं कर रही थी और एक्टिविटीज की बात कर रही थी कि कितनी एक्टिविटीज करनी चाहिए औरत को, कितना काम करना चाहिए। तो काम की बात मैं ये कह रही थी कि जहाँ रेडिएशन वगैरह हो या केमिकल इंडस्ट्रीज में जो औरतें काम कर रही हैं तो वो अवॉइडेबल हैं, मतलब वो अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि इन केमिकल्स का और इन रेडिएशन का बच्चों पे बहुत ज्यादा असर होता है, उसमें नुक्स पैदा हो जाते हैं। तो रेडिएशन और केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करने से अवॉइड। हाँ, अलबत्ता दूसरे ऑफिस में औरतें काम कर सकती हैं, अगर लैपटॉप पे काम कर रही हैं तो बेहतर है कि उस लैपटॉप को पेट पे न रखें, अपने पेट पे रख के लैपटॉप को, जो क्योंकि उससे भी रेज जाते हैं और प्रेशर पड़ता है, तो लैपटॉप सामने टेबल पे रख के वो काम कर सकती हैं। कितना खड़ा होना चाहिए, कम से कम उसको पूरे दिन में 24 आवर्स में 8 से 10 घंटे 8 घंटे कम से कम 8 घंटे कम से कम आराम करना चाहिए। उसमें 6 घंटे वो रात के ले 2 घंटे कम से कम दिन में, 2 घंटे वो बेड में जरूर जाएगी, लेकिन ये कि पूरा दिन वो चढ़ के बिस्तर पे नहीं बैठेगी कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो प्रेगनेंसी हो गई है। तो इससे और ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं कि डीवीटी हो जाती है, खून जम जाता है, जिससे इमोबिलाइजेशन की वजह से रादर ये जो रेस्ट करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है कि उसमें डीवीटी हो जाती है, खून जम जाता है और फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ये चांसेस हो सकते हैं ना। ट्रेवल का कितना ट्रेवल करना चाहिए, तो ट्रेवल एयर ट्रेवल जो है वो ज्यादातर मना करते हैं कि एयर ट्रेवल खास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और द लास्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि अगेन ये मैंने बताया कि एयर एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, और लास्ट ट्राइमेस्टर में प्रीटर्म के चांसेस हो जाता है। तो वैसे भी हम एयर ट्रेवल या जो बाय रोड ट्रेवल का फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड, कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। प्रोलॉन्ग, हाँ, हाउएवर ये आजकल देखें कंफर्टेबल गाड़ियां हैं और रोड्स भी अगर अच्छे हैं, और 1.5 आवर की अगर ड्यूरेशन में अगर कोई कहीं पहुंच जाता है तो इट्स गुड, वो कर सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा ट्रेवल वो नहीं करेगी, क्योंकि उससे भी फिर डीवीटी के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। और ये है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में हम चाहते हैं कि वो ज्यादा ट्रेवल ना करे, कि उसमें प्रीटर्म के चांसेस हो सकते हैं, बच्चा वक्त से पहले हो सकता है, दर्द वक्त से पहले हो सकते हैं, पानी का पहले वक्त से पहले चलना शुरू हो जाता है, तो इसी वजह से हम अवॉइड करते हैं। हाइजीन का जहां तक ताल्लुक है कि हाइजीन, औरतों को रोज नहाना, प्रेग्नेंट औरतों को रोज नहाना चाहिए, और नहाने के टाइम पे भी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कुछ एरियाज होती हैं
अंडर द ब्रेस्ट, इन द पेरिनल एरिया, एनल एरिया, एक्सिला, जहाँ पे इनको बहुत अच्छी तरह से सोप एंड वाटर से वॉश करना चाहिए, क्योंकि दिस इज द एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और उसी की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पानी का कितना इस्तेमाल करना चाहिए? प्लेंटी ऑफ द फ्लूइड, जितना ज्यादा, और डिपेंड करता है वेदर पे भी। देखिए अगर हॉट वेदर है, वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं कि 8 से 10 ग्लास पानी के कम से कम सबको पीने चाहिए, लेकिन प्रेग्नेंट पेशेंट को, लेडी को जरूर पीने चाहिए। और अगर हॉट वेदर है तो इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, इसको हम डिपेंड करता है कि हाँ, लेकिन कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी, जूसेस, दूध, मतलब लिक्विड में जो भी आए वो पी सके कि उसकी बॉडी रिहाइड्रेट रहे। और ये एक स्टडी भी है कि अगर कम पानी पीने से बच्चे का भी पानी कम हो जाता है। एक स्टडी है कि वाटर इनटेक से बच्चे का भी पानी जो है वो बढ़ता है। जब बच्चे का पानी बढ़ेगा तो बच्चे की मूवमेंट अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ अंदर अच्छी होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाटर इनटेक। अच्छा, उसके बाद कितने फ्रीक्वेंट विजिट करने चाहिए डॉक्टर के पास आपको? WHO जो रिकमेंड करता है कम से कम 4 विजिट्स होने चाहिए। वरना आइडियली जो हमारी डिफरेंट जो है बॉडीज हैं, जैसे RCOG है, जैसे नाइस है, तो ये रिकमेंड करती हैं 12 से 13 विजिट्स, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर मंथ में औरत को आना चाहिए। अब हर मंथ में औरत को आना चाहिए, उसमें क्या क्या करना चाहिए कि वो अपनी हिस्ट्री पूरी देगी। इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, जो अगर कोई औरत नहीं पहुंच पाती, लेकिन जो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें बहुत ही जरूरी है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें कि किसी भी वक्त औरत के को खून का चलना, उसके पानी का चलना, और किसी भी वक्त उसका सर में दर्द होना, आंखों के आगे बहुत अंधेरा आ जाना, या तो ये निशानियां हैं कि ये औरत को फौरन फौरन जो है ना अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये सब चीजें हो सकती हैं, जिसमें एक कंडीशन होती है प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया हम कहते हैं। इसकी वजह से तो नहीं हो रही, तो फौरन डॉक्टर को, और उस डॉक्टर को किसी स्पेशलिस्ट को भेजना चाहिए जहाँ पे टर्शरी केयर यूनिट होते हैं, जहाँ पे इनकी मैनेजमेंट होती है। तो आइडियली जो विजिट होने चाहिए, एटलीस्ट 4 विजिट ईच इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 3-3 महीने का, जो प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ना। पहले 13 हफ्ते, फिर 13 से 24 हफ्ते, फिर 24 हफ्ते से 40 हफ्ते तक, ये ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 13 वीक्स तक होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 हफ्ते से 24 हफ्ते तक होगा, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होगा वो 24 हफ्ते से 40 हफ्ते तक। 40 हफ्ते जो है उसको हम ट्राम कहते हैं, वो EDD होती है। वहां पे जो हमको ज्यादातर औरतें पूछती है हमारी क्या डेट होगी, तो डेट जो है 40 हफ्ते होती है। हम उसको कैलकुलेट करते हैं उसके आखिरी मेंस्ट्रुअल पीरियड से। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हर औरत जो है अपनी डेट पे ही डिलीवर हो, उसको 40 हफ्ते। हार्डली कोई 38% औरतें जो है ना वो अपने 40 हफ्ते पूरे करती हैं। लेकिन हमारा जो मकसद होता है, यानी हम चाहते हैं कि औरत के 37 हफ्ते कम से कम पूरे होने चाहिए, क्योंकि 37 हफ्ते में बच्चा बिल्कुल मेच्योर हो जाता है, और बच्चे के फिर वो जो प्रॉब्लम, नियोनेटल प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं होते, वो कम होते हैं, उसकी इम्यूनिटी वगैरह डेवलप हो जाती है। तो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि 37 वीक्स कंप्लीट होने चाहिए। तो औरतों को कम से कम 4 विजिट करवाने चाहिए। अगर नहीं तो जो है उसमें अगर वो फ्रीक्वेंटली कर सकती है तो हर महीने अपने नजदीक डॉक्टर खुद के पास जाना चाहिए। वहां पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएगी, और जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है वो होगी। उनसे उनके सिम्टम्स के बारे में पूछा जाएगा, उनका वेट कर लिया जाएगा, उनके ब्लड प्रेशर और उनकी हाइट ऑफ फंडस हम देखेंगे कि वेदर के वो कारस्पॉन्ड कर रही है गेस्टेशनल एज के साथ कि नहीं, यानी उसका बच्चा उतने हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फिर अल्ट्रासाउंड का होता है, कुछ लोग बहुत कीन होती हैं, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाती है, तो हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। और लेकिन अगर बार बार अल्ट्रासाउंड की जरूरत भी पड़ती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इनके जो रेज होते हैं वो कोई टेरेटोजेनिक या
बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं होते। जैसे कुछ प्रेगनेंसी होती है, कुछ औरतों को शुरू के प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाती है, तो हमें करवाना पड़ता है कि हम देखें कि ग्रोथ हो रही कि नहीं, या ग्रोथ परसेंटाइल पे वो बच्चा नहीं आ रहा है तो हम फ्रीक्वेंट सीरियल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आइडियली जो नॉर्मल होना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी 10 हफ्ते पे होना चाहिए, जिसमें मैंने बताया आपको कि हम वायबिलिटी नंबर, लोकेशन, एनी एनोमली वो देखते हैं। फिर दूसरा जो अल्ट्रासाउंड होना चाहिए 20 हफ्ते पे होना चाहिए, 20 से 24 हफ्ते के बीच में। इसमें पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है फीचर्स का, उसमें उसको हम एनोमली स्कैन कहते हैं। तो वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें हम देखते हैं कि हार्ट सही है, किडनी सही है, दिमाग सही है, हर चीज सही बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। उसके बाद जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 28 वीक्स पे, तो अगर ग्रोथ सही है तो बस फिर आप उसको 34-36 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, जिसमें हम देखते हैं कि प्लेसेंटा, जिसको अवल नाल कहते हैं, वो अपनी जगह पे है, पानी सही है कि नहीं है, बच्चे का वेट सही है, बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं हो रही। अब ये तो अल्ट्रासाउंड हो गया। अब क्या है कि औरतों का उसी वक्त हमें हर औरत को डिसाइड करना चाहिए, और हम भी काउंसिल करते हैं कि उसको कंट्रासेप्शन फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। तो फैमिली प्लानिंग के हिसाब से औरत को सोचना चाहिए कि उसी वक्त सोचना चाहिए कि हमें कितने बच्चे करने हैं और कितना ड्यूरेशन। तो 2 साल का कम से कम गैप बच्चों के बीच में होना चाहिए, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो। हम जो मोड और टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं वो 36 वीक्स पे करते हैं। 36-37 वीक्स पे एक हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको वजाइनल एग्जामिनेशन कहते हैं। हम देखते हैं कि बच्चा अगर सीधा है, यानी बच्चे का सर जो है वो नीचे है और उसके बटक्स ऊपर हैं। अब हम देखते हैं कि ये बच्चा इससे आ जाएगा बाहर के नहीं आया जाएगा, जिसको पेरिमीट्री कहते हैं। उसकी असेसमेंट हम 36-37 वीक्स पे करके औरत को बताते हैं कि इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, यानी लाइकर भी सही है, पानी भी सही है, अवल नाल ऊपर है, बच्चे का वेट नॉर्मल है, पेल्विस एडिक्वेट है, तो हम उसको स्पॉन्टेनियस लेबर के लिए देखें। ज्यादातर जो रिकमेंडेशन है, गाइडलाइंस कहती हैं कि सिजेरियन सेक्शन 20 to 25% में होना चाहिए, बाकी 85% 80 to 85% फीमेल नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। अब उसको इंतजार करना चाहिए। देखिए 40 वीक्स पे भी अगर ईडीजी जब है उनकी, उस पे भी अगर उनकी डिलीवरी नहीं हो रही है और अल्ट्रासाउंड पे और देखने में बच्चा बिल्कुल ठीक है, औरत को कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं, उसकी प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री बिल्कुल सही है, तो हम 2 हफ्ते और भी छोड़ सकते हैं, यानी 42 वीक्स तक हम छोड़ सकते हैं। लेकिन ये सब्र उनको करना चाहिए। आजकल मैंने देखा है कि ज्यादातर माएँ लेके आती हैं, नहीं भाई हमारी जो है ना बच्ची वो दर्द तो टॉलरेट कर ही नहीं पाएंगी, डॉक्टर साहब आप इसका सिजर कर लें। अब ज्यादा ब्लेम किया जाता है कि डॉक्टर सिजर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आप भी आप देखें कि लोगों का एटीट्यूड भी तो देखें ना किस तरह से चेंज हो गया है। पहले जमाने की औरतें भी तो करती थी ना। अच्छा, काम करने का जो एक्सरसाइज है, काम का एक फायदा ये होता है कि वो हेड को डिसेंड करने में हेल्प करता है। जो औरतें ज्यादा काम करती हैं उनका हेड जल्दी इंगेज होता है, उनमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये भी फायदा होता है एक के एक्टिव जो बंदा रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है, काम करता रहता है, तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि उनमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब अगर हर चीज नॉर्मल है तो वो उस औरत को क्यों ना चांस दिया जाए कि वो नॉर्मल डिलीवर हो, क्यों उसका खामखा सिजर किया, एक प्रोसीजर है जिसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, तो हम वो करें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ औरतों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनका सिजेरियन सेक्शन करें, जैसे अवल नाल का नीचे होना, कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है इसमें, या औरतों या ये जो बच्चा है वो आड़ा होता है, या बच्चा पैरों के बल होता है, सर ऊपर होता है, बच्चे के बटक्स नीचे होते हैं, तो उनमें अगर वो नॉर्मल डिलीवर हो तो सर के फंसने के चांसेस होते हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि उनको उनकी सिजेरियन सेक्शन इलेक्टिव हो 38-39 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। अच्छा अच्छा, मैडम। बाकी कुछ? हाँ, जी जी जी, बताएं पूछिए। बताएं, बोलें, आप बोलें, अपना कंटिन्यू करें। हाँ, बाकी ये है कि अगर किसी का प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है
या उसकी कोई ऐसी ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है, जैसे उसके कोई बच्चे जिंदा भी नहीं है, या नॉर्मल बच्चे हो रहे हैं और बच्चे ड्यूरिंग लेबर मर रहे हैं, या पैदा होके मर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई फैक्टर है जिसकी वजह से उनके बच्चे, तो उनमें सब बेटर टू डू द सिजेरियन सेक्शन उनमें। अब आप पूछे, बताएं क्या पूछ रहे थे। अच्छा मैडम, मैं कह रहा था कि अक्सर फॉल्स पेन ज्यादातर रिपोर्ट होते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में ना, जिसकी वजह से पेशेंट जो है काफी परेशान रहता है। इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, अब देखिए मैं लेबर की आपको साइन बताती हूँ। ये बिल्कुल सही कहा जुबैर साहब ने कि फॉल्स पेन्स होते हैं। एक्चुअली क्या है कि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, जिसको हम कहते हैं ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होती है। कुछ औरतों की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, पेन थ्रेशोल्ड कम होता है, उनको बहुत ज्यादा फील होता है, उन कुछ औरतों को फील नहीं होता। अच्छा, इन पेन्स के साथ अगर इस दर्दों के साथ कोई सर्वाइकल चेंजेस हों, जैसे हम वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उसमें हमें लगे कि रास्ता खुल गया है, ये सर्वाइकल ऑस ओपन हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, थिन हो गई है, या पानी चल रहा है या खून चल रहा है, तो ये निशानियां हैं कि ये लेबर है। इसको हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं, यानी वक्त से पहले दर्दों का होना। वक्त प्रीटर्म का मकसद है कि 37 कंप्लीटेड वीक से पहले, 37 हफ्ते कंप्लीट होने से पहले अगर औरत को ऐसे दर्द हो, और ये जो दर्द होते हैं ना, अब देखिए ये ब्रेक्सटन हिक्स जो फॉल्स पेन्स होते हैं ना, वो 10 सेकंड्स के लिए होंगे, फिर चले जाएंगे, कभी होंगे 1 घंटे के बाद होंगे, फिर 10 सेकंड के लिए दर्द हुआ, फिर खत्म हो गया, फिर हुआ खत्म हुआ, या फिर 2 मरतबा 3 मरतबा दिन में, इस तरह से। जो ट्रू पेन्स होते हैं, वो ट्रू पेन्स एक्चुअली खत्म नहीं होते। वो जब स्टार्ट होते हैं, दे लास्टिंग फॉर द 45 सेकंड्स ईच कॉन्ट्रैक्शन, एंड देयर मस्ट बी 3 कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये 10 मिनट्स में 3 या 4 कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए इस तरह से। और उसी के साथ अगर वो कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, यानी वो पेन्स इस तरह से हो रहे हैं कि 45 सेकंड्स के लिए हो रहे हैं, इसी तरह से, यानी 45 सेकंड्स के लिए ये आपका जो पेट होगा वो सख्त हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, और जो औरत होगी वो महसूस करेगी कि मुझे दर्द हो रहा है, और वो दर्द 45 या 50 सेकंड्स के लिए। इसी तरह के ऐसे दर्द 3 या 4 मरतबा 10 मिनट में हो, और उसी के साथ अगर उसको थोड़ा सा खून भी चल रहा है या पानी चल रहा है, तो हम समझेंगे कि पेशेंट जो है ना वो ट्रू लेबर में, उसको हम ट्रू लेबर। तो इस हिसाब से हम पेशेंट को समझाते हैं कि ये साइन है। जब आप इस किस्म की कोई भी साइन समझें, तो आप जो है ना वो आ जाएं, डॉक्टर से रुजू करें, अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, या आप जहाँ पे बुक्ड हैं उसी हॉस्पिटल में चले जाएं फौरन। अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि औरत का जब 3rd ट्राइमेस्टर में हो, इंश्योर हो कि उसको ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी हो। वो मस्ट इंश्योर हो कि उसके पड़ोस में कोई गाड़ी है, उसके घर में कोई गाड़ी है, या अगर किसी भी वक्त दर्द हो, सपोर्टिंग पर्सन उसके साथ हो, और सपोर्ट इस तरह की हो कि ट्रांसपोर्ट की या तो ये नियर बाय किसी हॉस्पिटल के रह रही है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत दूर है, तो वो उन दिनों में उनको इन चीजों की अरेंजमेंट होनी चाहिए कि किसी भी वक्त औरत को इस तरह के दर्द हो सकते हैं, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल तक पहुंच पाए, और उसके साथ कोई अकम्पनी पर्सन हो, जैसे उसका हस्बैंड, उसके घर वाले, सास हो, और कोई बहन हो, या सिस्टर इन लॉ हो, कोई भी हो, उनके साथ होना चाहिए सपोर्टिंग पर्सन। और प्रेग्नेंट पेशेंट पर्सन को हम तो चाहते हैं कि वो अकेली कभी भी ना हो, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी इवेंट हो सकता है, यानी प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, वो मिसकैरेज भी हो सकता है, और इस तरह से भी हो सकता है। हमने बात की थी कि जो प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस जो होती हैं, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी है, तो इसके लिए तो फौरन फौरन जैसे ही मतलब कंफर्म हो, तो एक्टोपिक में तो जाहिर है वो प्रेगनेंसी ज्यादातर ट्यूब में होती है 85% में, तो उसमें लेप्रोटमी होती है, जिसमें पेट को खोल के उस ट्यूब को कट करके, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, वो रप्चर ट्यूब होता है, वहां से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, ज्यादातर पेशेंट शॉक में चली जाती है, तो इमीडिएटली हमें वो ऑपरेशन करवाना पड़ता है उनका। जो मोलर प्रेगनेंसी होती है, मोलर प्रेगनेंसी का, क्योंकि ये एक ट्यूमर की टाइप है, तो पर ये वो वाला ट्यूमर है कि इसका अगर प्रॉपर डायग्नोस, ट्रीटमेंट और फॉलोअप हो, तो 100% क्योर है इसका। तो फौरन इसका अगर डायग्नोस हो जाता है, तो जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं, इसी तरह से आप उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। सम पेशेंट में रिक्वायर द कीमोथेरेपी,
एंड फॉलो फॉर द 1 ईयर, 1 to 2 ईयर। तो ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज की जो है वो साइन होती हैं। उसके बाद आप देखें डिलीवरी होती है, डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी की जो ड्यूरेशन होती है प्राइमरीज में वो 10 से 12 घंटे होती है, और जो जिनके 3-4 बच्चे हो जाते हैं उनके ज्यादातर आसान डिलीवरीज होती है, 4 से 5 घंटे में वो डिलीवर हो जाती है होते। डिलीवरी के बाद जो इम्पोर्टेंट है कि अगेन के मूवमेंट नॉर्मल कर सकती हैं, मोबिलाइज कर सकती हैं वो, लेकिन डाइट का अपना ख्याल रखें, दूध पिलाना शुरू करें और फैमिली प्लानिंग करें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल में ये इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और डॉक्टर साहब आपको कोई और ज्यादा पूछना हो सवाल? बहुत बहुत डिटेल में मैडम आपने जो है वो ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक और उसको डिलीवरी के बाद आपने ईच एंड एवरी सिंगल एक्सपेक्ट को उसको जो है आपने डिटेल किया है और इस तरीके से, और इतने आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन किया है कि जो औरतें इस वक्त कोविड-19 की वजह से क्वारंटाइन में होंगी या कुछ जो है वो एसेस नहीं होगा, वो नहीं विजिट कर पा रही होंगी अपने डॉक्टर्स को, तो उनके लिए बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन आपने ये शेयर की है। और मैं अगेन जेनिक्स फार्मा की जानिब से आपका जो है बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और ये एक मैसेज आपका जेनिक्स फार्मा के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़बरदस्त तरीके से गया है। जितनी भी इस वक्त हाजरीन और नाज़रीन हमें सुन रहे हैं इस वक्त, तो बहुत शुक्रिया। लास्ट में अगर कोई मैसेज देना चाहें इसके हवाले से जी, ओवरऑल। ऐसे असल में ये जो सिचुएशन हो रही है इसके हवाले से जो मैं मैसेज दूंगी, तो क्योंकि ये नया वायरस है, कोई गाइडलाइन एज सच आई नहीं है, लेकिन ये है कि मैं ये कहूंगी कि क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, जो भी हामला औरतें हैं और शुरू के दिनों में पर्टिकुलरली, यानी पहले 3 महीनों में जहाँ पे भी पेंडेमिक है, आप समझे जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोयर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि इनका एक्सपोयर हो, तो अवॉइड करें वहां पे जाने से। और जितने भी प्रिकॉशंस ये बता रहे हैं, आपने भी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सुना होगा कि बार बार सोशल डिस्टेंसेस रखें, घरों से बाहर ना निकलें, हाथों को बार बार धोएं, अपने आप को साफ सुथरा रखें जितना भी हो सके, और किसी भी चीज को टच करें फिर से जाकर हाथों को धोएं। और बेहतर ये है कि हाथों को साबुन और पानी से धोना बहुत ही बेहतर है। अपने डाइट का ख्याल रखें और इस टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से आप यूटिलाइज कर सकती हैं घरों में बैठ के। और हम लोगों ने तो इस तरह से कर दिया है कि व्हाट्सएप के नंबर, पेशेंट के व्हाट्सएप से हम कर रहे हैं कंसल्टेशन, व्हाट्सएप कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो आप भी अपने डॉक्टर से व्हाट्सएप से रुजू कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई हो। अगर माइनर प्रॉब्लम है तो बेहतर है कि घरों से ना निकलें, तो बेहतर है जो एडवाइजेस आपको डॉक्टर ने दी है उसी को कंटिन्यू करें, जो मेडिसिन आपको मिली है उसी को कंटिन्यू करें। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसी बात जैसे मैंने वार्निंग साइंस आपको बताई, इस तरह से हो तो फिर आप हॉस्पिटल को विजिट कर सकती हैं डॉक्टर के पास। अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें, आप नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, वैसे भी रमजान का महीना है तो इसमें इसको करें। कोई अच्छी सी बुक आप कोई इंटरेस्टिंग बुक ले लें, उसको पढ़ें। थोड़ा बहुत टाइम, अब ज्यादातर मैंने देखा है औरतें अपने कुकिंग में डिशेस बन रही हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन द इस तरह के उल्टे सीधे खाने बनाने में, ये पिज्जा बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। हेल्दी फूड खाएं जो आपके बच्चे को भी ताकत दे, जो आपको भी ताकत दे, जो आपका टाइम भी ना वेस्ट करे। और बाकी ये है कि आपको बहुत अच्छी किताबें हैं, जो भी आपको अगर रीडिंग से इंटरेस्ट है आप किताब देख सकते हैं, टीवी देख सकती हैं, नमाज और कुरान शरीफ पढ़ सकती हैं, तफसीर पढ़ सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप अपने आप को को एक्सप्लोर करें, कि आप आपको टाइम मिलाए अपने लिए ना, अपने लिए अभी टाइम मिला है तो अपने आप पे आप ध्यान दें, और इस तरह से आप अपना टाइम गुजार सकती हैं। मैं करेंटली थैंक यू देख वेरी रहा हूँ, तो मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि आप जो है फुल पीपी किट में जो है इस वक्त ड्रेस्ड अप हैं और इस वक्त आप अपनी ओपीडी परफॉर्म कर रही हैं। रियली इट्स एन जी। ऑनर कि आप जैसे डॉक्टर्स कुछ हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखें मैडम, और मेरे ख्याल थैंक से यू आप वेरी सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरी ले रही हैं। इंशाल्लाह मैं तो करती हूँ, ज़ाहिर है हमें करना भी पड़ता है, क्योंकि देखें हम अगर होंगे यहाँ पर तो डॉक्टर होंगे तो मरीज ट्रीट होंगे, ज़ाहिर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि देखें सिर्फ हमारे साथ हम नहीं होते, हमारी पूरी फैमिली होती है। अगर ये हम इन्फेक्शन लेके अपने घरों को जाएंगे, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे एल्डर होते हैं हमारे साथ, उनको भी लग सकता है। तो पहला काम
और दूसरी बात ये है कि अगर हम ये प्रिकॉशन नहीं करेंगे, जो हमारे पास आएगा वो कैसे करेगा? अगर मैंने मास्क नहीं पहना हुआ है तो देखें जो मेरे पास आएगा वो भी मास्क नहीं पहनेगा, उनको मैं कैसे एडवाइस कर सकती हूँ? तो प्रैक्टिकली सबसे पहले तो मुझे करना चाहिए कि मैं अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स जितने भी हैं, जिससे हम इस इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकें, हम वो करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। बहुत शुक्रिया मैडम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना एडी मेमन हमारे साथ थी, एचओडी इंचार्ज एंड पब्स यूनिट 2 गायनी 2। थैंक यू मैडम सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।